मैं जानता हूँ मैं लाइव हो गया हूँ, बस 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। मैं आपको कमेंट नहीं देख पाऊंगा ना, इसलिए सब भूल गया हूँ 4 दिन में, सब एकदम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, सब लोग बढ़िया हो? बस एक बार मुझे कमेंट सेट कर लेने दो, नहीं मैं पढ़ाते हुए आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा। नो, ऑल गुड। और बताओ कैसे हो? सॉरी आई डोंट नो यू, अरे किसी और से बात कर रहे होंगे। चलिए फिलहाल, नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल बोर्ड एसएससी एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरा इंतजार कर रहे थे, और कितने प्यारे हो यार तुम लोग। कि फिलहाल देखिए, आप सभी अपने जीवन में व्यस्त रहते होंगे, मैं भी काफी व्यस्त रहता हूँ। इसी बीच मैंने 4 दिन की छुट्टियां ली और अपने आप को काफी ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। वजह ये थी कि पिछले महीने, जैसा कि आपको सभी को पता था, कि मैं काफी बीमार पड़ा। बीमार पड़ने की वजह से काफी सारा स्ट्रेस जो था वो माइंड में था। ऐसा लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिलहाल ये सारी कहानी हम आपको बाद में सुनाएंगे। आज के करंट अफेयर्स आपके सामने हाजिर हैं, जो 4 दिन के करंट अफेयर्स हैं वो, क्योंकि मेरी वजह से आपके छूटे हैं तो वो जिम्मेदारी मेरी ही है कि वो करंट अफेयर्स आपके पूरे कराए जाए। तो वो करंट अफेयर्स आपके पूरे कराए जाएंगे, लेकिन इसको पूरे कराने का तरीका ये है कि एकदम से आपके ऊपर बोझ नहीं डाला जाएगा। थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स हम लोग आगे आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर कवर कर ले जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं आज की हमारी हेडलाइंस क्या है। आज की हमारी हेडलाइंस से पहले, रीनी भाई राहुल मिश्रा के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आवाज आ रही है एकदम? हाँ जी, अब मेरी आंखें ठीक है, अब बहुत बढ़िया है। और इसीलिए मैंने 4 दिन का स्क्रीन आउट लिया था। स्क्रीन आउट मतलब मैं किसी भी तरीके के लैपटॉप नहीं देखूंगा, फोन नहीं देखूंगा, ऐसा मैं कर रहा था। थैंक यू सो मच। तो रीनी में राहुल मिश्रा के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, तो ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, इवन मैं आपसे बात भी कर पाऊंगा। अब देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या है। आज के हमारे हेडलाइंस में सबसे पहले, चल जा भाई, ठंडा गया ये। 19 जनवरी को एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से अफ्रीका में विकसित किया पहला उपग्रह लॉन्च किया है। एक तरह से उनके पास भी जीपीएस आ गया है। भारतीय और रूसी नौसेना ने अरब सागर में पासेज एक्सरसाइज किया। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज अमेरिका की साइलिन फोर्ड ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कारों की घोषणा की गई और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो है वो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल बने हैं लगातार दूसरे साल। जयराम ठाकुर ने 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ किया। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, जयराम ठाकुर ने किया है, मतलब इस बार यह प्रतियोगिता आपकी हिमाचल प्रदेश में होगी। दिमिदार कोवेसेविस्की उत्तरी मैसेडोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। गोलकीपर सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनेंगी, जो एशियाई चैंपियनशिप होने वाली है उसके लिए। नरेंद्र गोयनका ने एईपीसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। एईपीसी का मतलब है अप्रूव्ड एक्सपोर्ट प्रोविजन कॉर्पोरेशन कमीशन, सॉरी। विश्व का सबसे बड़ा भारतीय खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। ये कहां पर किया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जो है वो जारी किया गया। और गुरुग्राम में बनेगा भारत का पहला हेली हब। किसी भी तरीके की सुविधाएं जो है वो आपको हेलीकॉप्टर से जुड़ी हुई वो सारी की सारी आपको गुड़गांव में देखने को मिल जाएंगी। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। नुसंतारा होगी इंडोनेशिया की नई राजधानी। नुसंतारा उत्तरी कलिमंदन का हिस्सा है और जकार्ता से बदल करके अब नुसंतारा जो है वो इंडोनेशिया की नई राजधानी है। कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये एक दुख भरी खबर रही इसी बीच हमारे साथ। और अब हम लोग कर लेते हैं प्रीवियस डे रिवीजन, यानी कि कल हमने, यानी कि लास्ट डे हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत में सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में सेना दिवस जो है वो प्रतिवर्ष आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में कौन सा देश भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला पहला देश बन गया है? तो वो है फिलीपींस। आप कमेंट में आंसर जरूर करते जाइएगा, है ना, कमेंट में आंसर जरूर करते जाएं आप सभी।
अंडर 19 बालिका एकल में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है तस्नीम मीर। पेमेंट बैंक भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक कौन सा बन गया है? पेमेंट बैंक के मामले में पेटीएम जो है ये सबसे बड़ा लाभार्थी यानी कि सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन प्राप्त करने वाला बैंक बना है पेमेंट बैंक के मामले में। खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक तक भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वह है अविनाश पांडु। 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन लापता भारतीय मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो ये इंग्लैंड से प्राप्त हुई है। इंग्लैंड में भारत की जो राजदूत है गायत्री ईश्वर कुमार, वो इस मूर्ति को वापस इंडिया लेकर के आई हैं। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल 14 जनवरी को 2022 को कहां पर संपन्न हुआ? तो कचाई लेमन फेस्टिवल ये कहां पर मनाया गया? फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन पर लिखकर। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा आवाज में इशू लग रहा है मुझे, आवाज में थोड़ा सा इशू लग रहा है। आवाज क्लियर है? तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल 14 जनवरी 2022 को कहां पर संपन्न हुआ? तो दैट इज मेघालय। एक मिनट बता देना आवाज में कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? माइक का डिस्टॉर्ट वो दिख रहा है, थोड़ा बहुत गड़बड़ दिख रहा है, क्या गड़बड़ है? नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मुझे दिखता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इस पद का नाम कर दिया है ट्रेन मैनेजर। और भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में चौथे से किस स्थान पर खिसक गया है? 5वें नंबर पर खिसक गया। ओडिशा एफसी ने किसे अपना अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ओडिशा अंतरिम ने अपना मुख्य कोच किसको नियुक्त किया है? ये मैं भूल गया हूं, इसको देख लेना एक बार। और अब बारी है आज की करंट अफेयर्स। ये 5 दिन पुराना ना, मेरे दिमाग से उतर गया है, ठीक है, इसको एक बार देख लेना। आज की करंट अफेयर्स में पहला, एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो हमें थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि एनडीआरएफ अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। तो एनडीआरएफ जो है वो अपना स्थापना दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को मनाता है। और एनडीआरएफ की स्थापना चूंकि आपकी 2006 में की गई थी, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। इसका मेन मोटिव ये था कि यहां पर जो भी आपका जैसे बाढ़ आ जाती है या भूकंप वगैरह हो जाता है तो उसमें तुरंत सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि सेना क्या क्या करे, सेना लड़े भी, सेना सहायता भी पहुंचाए, फिर भी सेना सहायता पहुंचाती है। तो एनडीआरएफ के नाम से एक गठन कर दिया गया था और इसका गठन 19 जनवरी 2006 को किया गया था। 2006 से आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो इस बार ये 17वां अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इनका जो मेन मोटो जो है वो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, डिजास्टर सर्वाइव ऑलवेज एवरीवेयर, डिजास्टर सर्वाइव ऑलवेज एवरीवेयर। और आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले जब आपके सुनील अरोड़ा जी थे, जो जिनको एसएसबी का कार्यभार दिया गया, आईटीबीपी के निदेशक है, उनके साथ साथ अतुल करवाल जी का भी जो है वो अपॉइंटमेंट किया गया था एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में। यानी एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक के रूप में किसका नियुक्त किया गया था? अतुल करवाल जी को नियुक्त किया गया था। अब यहां से थोड़ा सा जब इस तरह की न्यूज आती है ना कि एनडीआरएफ का स्थापना कब हुआ, क्या हमें ये याद रखना जरूरी है? बिल्कुल, कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन कब किया गया? तो 19 जनवरी 2006 को गठन किया गया। इसी तरीके के कुछ और संगठन हैं जिनके आपको गठन याद होने चाहिए। आप में से जिसको जो भी याद हो वो आप बताते जाइए कमेंट में, बाकी मैं आपको बताता जा रहा हूं कि क्या भाई कौन कौन सी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? बहुत बार पेपर में यह पूछा गया है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई, सॉरी 65 कह रहा हूं, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई। और डीआरडीओ के वर्तमान समय में हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के वर्तमान समय में हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी, ठीक है। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना हमेशा याद रखिएगा 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त को, जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी उसी दिन इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो की स्थापना जो है वो वर्ष 1969 में हुई, वर्ष 1969 में। कब हुई? वर्ष 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। इसके हेड अभी बदल दिए गए। इसके हेड के सिवान जी अब नहीं है, अब इसके हेड कौन हो गए हैं? यानी कि डायरेक्टर जनरल या जो प्रेसिडेंट, चेयरमैन, जो भी आप बोलना चाहें, सबसे बड़े अधिकारी बोलना चाहें इसरो के, तो वो एस सोमनाथ हो गए हैं। एचएएल की स्थापना बहुत पहले हुई थी। ये भारत की पहली विमानन कंपनी है, मतलब कि भारत में भी खुद से एक विमान बनाने की बात की गई। तो एचएएल की स्थापना कब हुई? एचएएल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 23 दिसंबर 1940 को। कब हुई थी?
23 दिसंबर 1940 को, 23 दिसंबर 1940 को। वर्तमान समय में HAL के हेड कौन है? वर्तमान समय में HAL के हेड है आर माधवन। कौन है? आर माधवन। जब जब मैं माधवन का नाम सुनता हूं तो मुझे वो वाला गाना याद आ जाता है, सच कह रहा है दीवाना ना, आर माधवन। बिल्कुल आर माधवन, वो वाले आर माधवन नहीं है, दूसरे आर माधवन है, साइंटिस्ट है। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF की स्थापना कब हुई? CRPF की स्थापना कब हुई बता सकते हैं? 27 जुलाई। इसका गठन कब किया गया था? 27 जुलाई 1939 को। CRPF का गठन कब किया गया था? 27 जुलाई 1939 को। वर्तमान समय में इसके DG कौन है? डायरेक्टर जनरल जो है वो है कुलदीप सिंह। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? कुलदीप सिंह। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? कुलदीप सिंह। शेयर करते रहना भैया भैया बीच में वीडियो को, तभी मजा आएगा। नाबार्ड, 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 नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर, नहीं नेशनल क्या था, छोड़ो, नाबार्ड का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा मुझे, याद कर लेना अपने हिसाब से। आज बहुत अजीब सा है ना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को इसकी हुई थी। और सेबी की ऐसे याद रखिए 12 अप्रैल 1992 को हुई है, 10 साल बाद। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसा कुछ है, औद्योगिक विकास संगठन भी ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा अचानक से इसका। 12 जुलाई 1992, ये याद रखिएगा। 12 जुलाई है, ये अप्रैल है, ये 12 जुलाई है, सेबी उसके तुरंत बाद आता है, ठीक है, 12 अप्रैल 1992। अच्छा, नाबार्ड के वर्तमान समय में हेड कौन है? GR चिंटाला। GR चिंटाला, गोविंद राजालू चिंटाला। अब 1-2 दिन लगेगा मुझे अपने फ्लो में आने में, आज तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, 4 दिन बाद में ही, 4 दिन में ही मतलब माहौल बदल गया मेरा। 12 अप्रैल 1992 इसके हेड है वर्तमान समय में सेबी के अजय त्यागी। सेबी के हेड कौन है? अजय त्यागी। मैं खुद चौकन्ना हूं कि मुझे कुछ चीजें याद कहते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल। क्यों मैं इसको बता रहा हूं? क्योंकि अभी हाल ही में इसके भी डायरेक्टर जनरल चेंज हो गए। 1 फरवरी 1972, 1 फरवरी 1972, हाँ 1 फरवरी 1972। 1972 भी मिलता है कहीं कहीं पर, 1973 भी मिलता है, तो इसको कंफर्म कर लेना एक बार। इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी हाल ही में बनाया गया VS पठानिया, VS पठानिया। कृष्णा स्वामी नटराजन जी जो हैं वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह कौन आ गए? VS पठानिया आ गए, ठीक है, इसको याद रखना। हाँ, नटराजन जी चले गए, उनकी जगह VS पठानिया जी आ गए। तो भाई DRDO 1 जनवरी 1958 G सतीश रेड्डी, इसरो 15 अगस्त 1969 S सोमनाथ, HAL 23 दिसंबर 1940 R माधवन, CRPF 27 जुलाई 1939 कुलदीप सिंह, नाबार्ड 12 जुलाई 1982 GR चिंटाला, गोविंद राजालू चिंटाला, और सेबी 12 अप्रैल 1992 अजय त्यागी, इंडियन कोस्ट गार्ड 1 फरवरी 1972 VS पठानिया, ठीक, इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। कहीं कहीं पर ये मुझे 1972 की जगह वेबसाइट में मैंने जब इसको चेक किया था तो 1972 की कई जगह मुझे 1973 भी मिला है, तो एक बार इसको आप अपने हिसाब से कंफर्म कर लेना। वैसे ज्यादातर मुझे जहां पे ऑथेंटिकेट सोर्स थे वहां पे मुझे 72 ही मिला है, तो इसको एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक। आप चलते हैं आगे की जानकारी की तरफ। आगे की जानकारी पर देखो भैया, अफ्रीका ने क्या किया है, दक्षिण अफ्रीका ने एक काम किया है। उन्होंने स्पेस एक्स का नाम सुने हो? स्पेस एक्स जो है वो एलन मस्क की कंपनी है, और उसकी सहायता से इन्होंने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए। ये 3 सैटेलाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के पास भी अब खुद का एक GPS हो गया है। आप जब कहीं भी जाते हैं, जैसे अभी मैं गया था तो मैंने गूगल का बड़ा सहारा लिया, मैप कहां से कहां जाना है, तो वो GPS के जरिए सहारा लिया। तो जैसे अमेरिका के पास GPS है ना, अमेरिका के पास क्या है? GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये USA का है। हम लोग वैसे पूरी दुनिया लगभग इसी का यूज करती है। कारगिल युद्ध के समय इन्होंने अपना GPS देने से मना कर दिया, हमारी बुद्धि तनक गई, हमने बनाया नाविक ना, हमने अपना खुद का एक GPS बना लिया, नाविक IRNSS। इसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, ये इंडिया का है। एक है गैलीलियो, 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 गैलीलियो जो है ये आपका रसिया का है। गैलीलियो किसका है? ये रसिया का है ना। और बोईदेई करके जो है, बोईदेई, बोईदेई ये चाइना का है। चाइना वालों के नाम ही अलग होते हैं। बोईदेई करके चाइना का है। इसके अलावा एक और है जापान के पास। जापान के पास क्या है? QZSS, QZSS ये किसका है? ये जापान का है। QZSS ये जापान का है। तो अभी तक देखा जाए तो अब दक्षिण अफ्रीका के पास भी खुद का एक नेविगेशनल सिस्टम हो जाएगा,
तो 6 कंट्री ऐसे हो जाएंगे जिनके पास नेविगेशनल सिस्टम खुद का है। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, बिल्कुल टेस्ला का जो है, स्टारलिंक है, स्पेस एक्स है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ नहीं, 1988 में ये बात सही कह रही है दीपा, 1988 में उसका एक्ट लागू हुआ था, शुरू हुआ था, लेकिन उसकी स्थापना 1992 से ही मानी जाती है सेबी की। तो जीपीएस याद रखिएगा, ये आपका यूएसए का है। नाविक IRNSS ये इंडिया का है। गैलीलियो रसिया का है। बोईदोई जो है वो चाइना का है। और QZSS जो है ये जापान का। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका को अगर हम लोग मिला लेंगे, है ना, रुकिए रुकिए रुकिए, गैलीलियो ये रसिया, यूरोपियन यूनियन कर लीजिए, यहाँ रशिया नहीं करिए, सॉरी माफी चाहूंगा, ये यूरोपियन यूनियन का है, ये यूरोपियन यूनियन का है, यूरोपियन यूनियन का है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाँ, ग्लोनास जो है वो रसिया का है, ग्लोनास जो है वो रसिया का है, ग्लोनास जो है वो रसिया का है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ग्लोनास जो है वो रसिया का है। तो 6 कंट्री ऐसे हो जाएंगे जिनके पास, वो यूरोपियन यूनियन का है। गैलीलियो जो है वो यूरोपियन यूनियन का, करेक्ट करेक्ट, हाँ यूरोप का है, बहुत बढ़िया। नहीं, हम कहीं नहीं गए थे, हम बता के गए थे भाई कि हम जा रहे हैं, छुट्टी पर जा रहे हैं, और आपका डेली करंट अफेयर देखोगे तो हम बता के गए थे आपको। ठीक, तो ये हो गया, आगे चलते हैं। तो साउथ अफ्रीका ने क्या किया है, साउथ अफ्रीका ने अपना खुद का एक अमेरिकन एयरस्पेस कंपनी एयर स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 3 मिशन के तहत के रूप में। ट्रांसपोर्टर 3 मिशन क्या है, ये एक तरह का मतलब लाओ ले जाओ वाला मिशन है। आप किसी भी सैटेलाइट को इसके अंदर रखिए और ये स्पेस एक्स जो है किराया लेकर के आपको वहां पर छोड़ देगा। तो इस तरीके से यहां पर अपना खुद का पहला उपग्रह समूह लॉन्च किया है, जिससे इन्हें क्या फायदा होगा, जिससे ये व्हीकल ट्रैक कर पाएंगे। समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह और नक्षत्र बनाने वाले 3 स्थानीय रूप से उत्पादित नैनो सैटेलाइट को इन्होंने लॉन्च किया है, जिससे एक तरह का सिस्टम बनेगा। देखिए, नेविगेशन करने के लिए कई सैटेलाइटों की आवश्यकता होती है, जैसे कि ये आप देखिए भारत का है, भारत का जो IRNSS है यानी कि नाविक है जो है वो नेविगेशन इंडिया कॉन्स्टिलेशन इंडिपेंडेंट रीजनल, ये जो है ये नेविगेशन सैटेलाइट में 1 2 3 4 7 सैटेलाइट है, जिसमें 4 ऐसे हैं जो जियो सिंक्रोनस है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में घूम रहे हैं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट वो होते हैं जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी उसके साथ साथ वो भी घूमेंगे। और अगर आप देखें तो 3 इनके पास, जो हमारे पास है ना 3, ये 3 सैटेलाइट जो है ये जियो स्टेशनरी है, यानी ये एक पॉइंट पर बने रहते हैं, एकदम पॉइंट पर। आप जैसे ये एक जैसे आप देखेंगे ये आपको चारों टाइम, यानी आपको पूरे दिन पे आपको समय अपने ऊपर ही नजर आते रहेंगे। तो ये जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब एक जगह रुका हुआ है, जियो सिंक्रोनस मतलब यानी कि जो पृथ्वी की कक्षा के हिसाब से गति कर रहा है। तो फिलहाल इसमें 7 सैटेलाइट है और ये 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। और 1500 किलोमीटर का रीजन जो है, ये पूरा बॉर्डर के किनारे का पूरा इंडिया का 1500 किलोमीटर का रीजन जो है वो इसके अंदर कवर किया जाता है। ये IRNSS है। IRNSS का मतलब है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS इसको बोला गया है, IRNSS। इसका नाम वैसे नाविक रखा गया है। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन इज एन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसको याद रखिएगा। इसमें 7 सैटेलाइट है, जिसमें से 4 जियो सिंक्रोनस है, 3 जो है वो जियो स्टेशनरी है। जियो सिंक्रोनस का मतलब वो पृथ्वी की कक्षा के साथ साथ लगातार गति करेंगे, और जियो स्टेशनरी जो है वो एकदम एक पॉइंट पर स्थिर रहेंगे, यानी जिसके ऊपर हो गए, जैसे बेंगलोर के ऊपर कोई सैटेलाइट है तो बेंगलोर के ऊपर ही आपको वो नजर आएगी। ठीक, चलिए 1500 किलोमीटर का एरिया जो है वो ये कवर करते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, साउथ अफ्रीका की बात तो की नहीं। साउथ अफ्रीका के अभी वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामफोसा। वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है साउथ अफ्रीका के? सिरिल रामफोसा। ठीक है, चलिए अगली जानकारी। भारत और रूस की नौसेनाओं ने कहां पर एक पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो ये अरब सागर में आयोजित किया गया। किसके किसके बीच में? भारत और रूस की नौसेनाओं ने अभी हाल ही में पैसेज एक्सरसाइज किया है। पैसेज एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम आपके बॉर्डर उसमें आएंगे, बंदरगाह में, आप हमारे बंदरगाह में आएंगे। तो इस तरीके का अरब सागर में इन्होंने एक पैसेज एक्सरसाइज किया है और एक दूसरे के जहाज को समझने के हिसाब से किया गया है। तो फिलहाल भारत और रूस की नौसेनाओं ने अरब सागर में एक पैसेज एक्सरसाइज किया। पैसेज एक्सरसाइज 2 नौसेनाएं युद्ध और मानवीय संकट के दौरान संचार और सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए करती हैं। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की देश में ही डिजाइन और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोची और रूसी नौसेना की विध्वंसक एडमिरल ट्रिब्यूट ने हिस्सा लिया है। ठीक है, ये कहां पर हुआ है? ये अंडमान
निकोबार में हुआ, अंडमान निकोबार कह रहा हूँ, सॉरी अरब सागर में हुआ। एक चीज याद रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको, मुझे लगता है एक दिन पहले ही मैंने आपको ये पूरी स्लाइड कंप्लीट कराई थी, तो इसको आप पढ़ लेना, इसको मुझे दोबारा नहीं लगता कि दोबारा कराना चाहिए। फिलहाल चलो एक याद कर लेते हैं कि मित्र शक्ति किसके बीच में होता है। मित्र शक्ति जो है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। इस बार इसका 8वां एडिशन आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? श्रीलंका में हुआ। इसका 7वां एडिशन पुणे में आयोजित हुआ था। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। आगे चलते हैं। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है नवदीप कौर। इनका नाम क्या है? नवदीप कौर। अभी हाल ही में मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई। ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड नहीं है, मिसेज वर्ल्ड है। मिसेज वर्ल्ड का मतलब ये है कि जो महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ पर नवदीप कौर जो है ये अंडर 15 में जगह बनाने में कामयाब हुई है और ये भारत की तरफ से, जबकि ये पेजेंट जो जीता है वो जीता है, कहाँ गई, हाँ, सैलिन फोर्ड ने। किसने जीता है? सैलिन फोर्ड। सैलिन फोर्ड किस देश की रहने वाली है? ये यूएसए की रहने वाली है। किसी भी ब्यूटी पेजेंट को कौन जीतता है और किस देश से रहने वाला है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो फिलहाल मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? सैलिन फोर्ड ने, यूएसए में। भारत की नवदीप कौर जो रही वो आपका 15वें स्थान पर रही है। मिसेज वर्ल्ड 2022 यानी 2022 जो है वो प्रतियोगिता किसने जीती है? सैलिन फोर्ड ने जीत ली है। किसने जीत ली है? सैलिन फोर्ड ने जीत ली है और उन्हें आयरलैंड की निवर्तमान रानी केट स्नाइडर ने यह ताज पहनाया। प्रतियोगिता में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही मिसेज इंडिया नवदीप कौर को टॉप 15 में जगह बनाने में सफल रही, लेकिन वह ताज नहीं जीत पाई है। प्रतियोगिता में मिसेज जॉर्डन जैकलीन स्टेप फर्स्ट रनअप रही, जबकि मिसेज यूएई देवांजलि कमरस्त्रा सेकंड रनर अप रही हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में जो ब्यूटी पेजेंट हुए उनमें कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं, वो आप देख लो। जैसे बात करें हरनाज संधू की, पता ही है भैया, मिस यूनिवर्स बनी है। क्या बनी है? मिस यूनिवर्स बनी है। अच्छा, हम बता सकते हैं भारत ने मिस यूनिवर्स का ताज कितने बार जीता है? मिस यूनिवर्स 2021, 2020 में आंड्रिया मेजा बनी थी। आंड्रिया मेजा बनी थी। भारत ने मिस यूनिवर्स का जो ताज जीता है वो 3 बार जीता है, 1996 में, फिर 2000 में और अब 2021 में। 1996 में सुष्मिता सेन ने जीता था, फिर 4 साल बाद 2000 में लारा दत्ता ने जीता था और फिर 2021 में इन्होंने जीत लिया, हरनाज संधू ने। ठीक है, 3 बार जीता है। अच्छा, मिस वर्ल्ड का ताज कितने बार जीता है? मिस वर्ल्ड का ताज, मिस वर्ल्ड भारत कितने बार बनी? मिस वर्ल्ड भारत 6 बार बनी है। मिस अर्थ कितने बार बने हैं? मिस अर्थ। अच्छा, कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये क्या है, मिस यूनिवर्स क्या है और मिस वर्ल्ड क्या है। देखो, यूके रीजन और यूएसए रीजन में कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना है। तो यूएसए ने कहा हम चलाएंगे मिस वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा, यूके ने कहा हम चलाएंगे मिस यूनिवर्स। बस इतना ही फर्क है, दोनों अलग अलग प्रतियोगिता है। ठीक है, हाँ, 2000। तो अभी कितने बार मिस अर्थ जो है वो भारत केवल 1 बार जीत पाया है और मैंने शायद नाम लिखा है उनका, हाँ, निकोल फारिया। ये मिस अर्थ जीती थी, एक ही बार अभी तक हम जीत पाए हैं मिस अर्थ। मिस अर्थ 2010 में बनी थी, निकोल फारिया। वैदेही डोंगरे जो है ये मिस इंडिया यूएसए बनी है, मिस इंडिया यूएसए। पहली बार कोई महिला मिस इंडिया यूएसए बनी 2021 में। इसके बाद डॉक्टर अक्षता प्रभु, डॉक्टर अक्षता प्रभु एमएस ग्लोबल इंटरनेशनल, एमएस ग्लोबल इंटरनेशनल पहली बार कोई महिला बनी और वो भारतीय महिला बनी। पहली बार कोई भारतीय महिला बनी, पहली बार महिला नहीं बनी। तो डॉक्टर अक्षता प्रभु एमएस ग्लोबल इंटरनेशनल, एमएस ग्लोबल इंटरनेशनल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इंटरनेशनल वर्ल्ड टाइटल जो है, एमएस ग्लोबल इंटरनेशनल वर्ल्ड टाइटल जो है वो पहली बार जीता है। इसके बाद निकोल फारिया हो गई। रश्मि माधुरी अभी मिस वर्ल्ड हुआ नहीं है, वैसे ये मिस वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, तो आप इन्हें मिस इंडिया वर्ल्ड कह सकते हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड। ये मिस वर्ल्ड इंडिया भी कह सकते हैं, जो भी है। अभी ये जाएंगी, अभी ये प्रतियोगिता मार्च में होगी, मार्च 2022 में होगी, लेट हो गई है थोड़ी सी। मार्च 2022 में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, मिस वर्ल्ड वाली। रश्मि माधुरी। मनसा वाराणसी, मनसा वाराणसी, मनसा वाराणसी क्या बनी? फेमिना मिस इंडिया, ये मिस इंडिया बनी थी। फेमिना मिस इंडिया है ना, ये मनसा वाराणसी। श्रुति सितारा, श्रुति सितारा जो है ये भारत की तरफ से गई और मिस इंडिया ट्रांसजेंडर, मिस इंडिया
ट्रांसजेंडर। ठीक है, हाँ जी, चलो भाई। मिस अर्थ एक ही बार आया बेटा, मिस ट्रांसजेंडर आप इन्हें बोलेंगे। कौन है? श्रुति सितारा। ट्रांस ग्लोबल जेंडर, ऐसे मतलब ट्रांसजेंडर ग्लोबल प्रतियोगिता जो है इन्होंने जीती है, अभी पहली बार भारतीय किसी ट्रांसजेंडर ने जीती। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सबसे फीफा फुटबॉल पुरुष खिलाड़ी 2021 का खिताब किसे गया है? तो जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो है उनको ये खिताब दिया गया है और ये लगातार दूसरे साल जीता है, जबकि इन्होंने अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेसी हैं उनको पछाड़ दिया है। तो पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की लगातार दूसरे साल फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं। इन्होंने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा जिन्होंने अपना 7वां बैलन ड'ओर अभी हाल ही में जीता है। वहीं स्पेन की एलेक्सिया पुतेलास ने फीफा का सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब जीता है। आपसे केवल यही पूछा जाएगा, सर्वश्रेष्ठ महिला वाला बहुत मुश्किल है कि पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए एक बार कि स्पेन की एलेक्सिया पुतेलास। फिलहाल पूरे अवार्ड कुछ इस तरीके से हैं, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा देखना भी पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की कहां के हैं? पोलैंड के। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटलेस, एफसी बार्सिलोना, स्पेन। मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर एडवर्ड मेंडी, चेल्सी सेनेगल से। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर क्रिस्टियान एंडलर। मेंस कोच ऑफ द ईयर थॉमस ट्यूशेल। वर्ष की महिला कोच एमा हेस। बहुत मुश्किल है कि ये सब पूछा जाए, केवल आप ये दो चीजें तो जरूर याद रखें। हाँ, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो टीम का बारे में एक और है कि फीफा फेयर प्ले अवार्ड डेनमार्क की राष्ट्रीय टीम को गया है। अभी हाल ही में अगर फुटबॉल की हम बात करें तो फुटबॉल में जो प्रतियोगिताएं होती हैं भारत में, उनमें से आपने संतोष ट्रॉफी का नाम सुना होगा। संतोष ट्रॉफी का नाम सुना होगा। ठीक है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, इसमें कई सारी टीमें हिस्सा लेती हैं। डूरंड कप का नाम सुना होगा। डूरंड कप जो है ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। ये 1888 से खेला जा रहा है। इस बार डूरंड कप का विजेता कौन रहा है? इस बार डूरंड कप का विजेता जो है वो मुंबई की टीम रही है। किसने रही है? नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। डूरंड संतोष ट्रॉफी हो गया, डूरंड कप हो गया। हाँ, एक और है आई लीग, अभी सेट हो जाएगा। आई लीग जो है वो गोकुलम केरला एफसी ने जीती थी। वो किसने जीती थी? गोकुलम केरल एफसी ने जीती थी। इस बार जो डूरंड कप की विजेता टीम रही है वो गोवा रही है। अब याद रखिए, इस बार डूरंड कप की जो विजेता टीम रही है वो गोवा रही है। एफसी, गोवा एफसी ने जीता है डूरंड कप में। उसने मोहम्मडन को हराया। कई सारी प्रतियोगिताएं भूल जाता हूं मैं। आई लीग जो है वो गोकुलम केरला एफसी ने जीता था 2021 में। आई लीग से पहले एक और प्रतियोगिता हुई थी, हुआ करती थी, फेडरेशन कप हुआ करता था। फेडरेशन कप 2007 से बंद हो गया क्योंकि इसकी जगह इंडियन सुपर लीग आ गया। इंडियन सुपर लीग आ गया। इंडियन सुपर लीग जो है वो इस बार मुंबई ने जीता है। इंडियन सुपर लीग जो है वो इस बार आपका मुंबई ने जीता है। आईएसएल ने कितने जीता है ना, याद रखिएगा। इंडियन सुपर लीग जो है वो इस बार मुंबई ने जीता है। इंडियन सुपर लीग आईएसएल मुंबई सिटी करके एक टीम है, उसने जीता है। ठीक, संतोष ट्रॉफी तो मतलब क्वालिफाइंग इन नेचर टाइप का होता है, तो उसका तो अलग ही हो गया केस। डूरंड कप गोवा ने जीता है मोहम्मडन को हराकर। आई लीग गोकुलम केरला एफसी ने जीता। फेडरेशन कप बंद हो गया, उसकी जगह आईएसएल आ गया। 2007 के बाद से इंडियन सुपर लीग हो रहा है। इंडियन सुपर लीग इस बार मुंबई सिटी ने जीता। इस बार किसने जीता है? हाँ, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 9वीं महिला, अच्छा एक चीज और याद रख सकते हैं क्योंकि इस बार पूछ लिया गया था, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड कौन है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो हेड हैं वो है प्रफुल्ल पटेल। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो हेड है वो है प्रफुल्ल पटेल। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जाने वाला है। कौन सा एडिशन होने वाला है? 9th एडिशन होने वाला है नेशनल वीमेंस आइस हॉकी का। और ये कहां पर आयोजित होगा? ये लाहौल स्पीति में आयोजित होगा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? आपके जयराम ठाकुर जी हैं। इसमें जो टीमें हिस्सा लेने वाली हैं वो है हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, चंडीगढ़, दिल्ली, आईटीबीपी, लद्दाख, और लद्दाख की टीमें हिस्सा लेने वाली। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, चंडीगढ़, दिल्ली, आईटीबीपी, लद्दाख, और लद्दाख की टीम जो है वो इसमें हिस्सा लेने वाली है। ठीक है,
और फीफा का मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। वर्तमान समय में हेड कौन है आपके? हाँ, जियानी इन्फेंटिनो। बहुत बढ़िया, एक बार शेयर कराओ भाई वीडियो सभी लोग। अभी थकान उतरी नहीं है मेरी, मैं रात में आया कल, बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया। उत्तर मैसेडोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही नाम है दिमितार कोवासेवकी। दिमितार कोवासेवकी। अली खान इस्माइलेव को अभी हाल ही में कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुना गया। कहां का चुना गया? कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुना गया। मोहम्मद हुसैन रोबल, ये सोमालिया के हैं और इनको अभी हटा दिया गया प्रधानमंत्री के पद से। इनको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया भ्रष्टाचार आरोपों के चलते। और डेनियल ऑर्टेगा जो है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये निकारागुआ के हैं। अभी हाल ही में याद आएगा आपको, अब कुछ दिन पहले ही मैंने बताया। डेनियल ऑर्टेगा कहाँ के हैं? निकारागुआ के। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ, निकारागुआ के हैं। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है ना। तो अली खान इस्माइलिव कजाकिस्तान, डेनियल ऑर्टेगा निकारागुआ और मोहम्मद हुसैन रोबल जो है सोमालिया। तो ये जो तस्वीर जो है ये किसकी है? ये है दिमितार कोवासेव की। तो 2 महीने के अधिक समय तक राजनीतिक उथल पुथल के बाद उत्तरी मैसेडोनिया के संसद ने सोशल डेमोक्रेट टेक्नोक्रेट दिमितार कोवासेव्स्की को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया है। अब मैसेडोनिया देखने का आपका मन करेगा तो मैं वो आपको दिखा देता हूं। ये आपका जो है ये बाल्कन रीजन है। बाल्कन रीजन का मतलब ये है कि ये 11 कंट्री ऐसे हैं जो बाल्कन रीजन में आते हैं, यानी बाल्कन क्षेत्र में आते हैं। कितने कंट्री ऐसे हैं? 11, जो कि बाल्कन्स कहलाते हैं। क्यों बाल्कन कहलाते हैं? क्योंकि ये पूरा पर्वतमाला जो है ये देख रहे हैं ना, ये ब्राउन कलर का, ये पूरा बाल्कन रीजन कहलाता है। और यही ये आपका, जैसे आप ये इटली से समझ जाओगे, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। नीचे आप आओगे तो भूमध्य सागर आपको मिलेगा, यहां पर एडियाट्रिक सागर आपको मिलेगा, इधर आओगे तो टेरियानिन सागर आपको मिलेगा, इधर से आप जाओगे तो एजियन सागर मिलेगा, और ये आपका काला सागर है। ये आपका कौन सा सागर है? काला सागर है। काला सागर से थोड़ा सा ऊपर जाओगे सी ऑफ अजोब मिलेगा। यहां पर आप आओगे तो ये बुल्गारिया मिलेगा। बुल्गारिया के बगल में ही है मैसेडोनिया, ये आपका मैसेडोनिया है। और इनके बीच में बहुत लड़ाई चलती रहती है, सीमा विवाद चलता रहता है। तो ये भी हाल ही में आए, ये आपका मैसेडोनिया। मैसेडोनिया की राजधानी कोपजे, मैसेडोनिया की राजधानी कोपजे। कोपजे बोला जाता है, एस साइलेंट रहेगा, एस लगा दीजिएगा। मैसेडोनिया की राजधानी क्या है? कोपजे। तो ये आपका मैसेडोनिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग भैया। मस्कट में होने वाले आगामी महिला एशिया कप में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनाई गई है? तो सविता पूनिया। अब आप पूछेंगे रानी रामपाल जी को क्या हुआ? रानी रामपाल जी के पैर में चोट आ गई है, जिसकी वजह से वो खेलने में समर्थ नहीं है। तो वही कहां पर होने वाली है? मस्कट में होने वाली है। ओमान की राजधानी मस्कट में क्या होगा? महिला एशिया कप खेला जाएगा। और इसमें भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन होंगी? भारतीय महिला टीम की कप्तान होंगी सविता पूनिया। ये गोलकीपर है। तो अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया मस्कट में होने वाले आगामी महिला एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, क्योंकि हॉकी इंडिया ने बुधवार को इस आयोजन के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें 16 खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लिया था। ठीक है, आगे आते हैं। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, एपेरल होते हैं ना परिधान, तो आप जानते हैं ना, जैसे मैंने क्या पहन रखे हैं? एपेरल्स पहन रखे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के हेड कौन बनाए गए हैं? एक्सपोर्ट इसके जो हेड बनाए गए हैं, ये देखिए, ये है परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के जो हेड बनाए गए हैं वो हैं आपके नरेंद्र कुमार गोयनका। नरेंद्र कुमार गोयनका ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत एक ये गठन, एक निकाय है जो निर्यातक होते हैं ना, मतलब जो कपड़े अपने बनाते हैं और निर्यात करते हैं किसी दूसरे देश को, उनके लिए एक आधिकारिक निकाय है। तो कपड़ा निर्यात करने का आधिकारिक निकाय के हेड कौन बने हैं? श्री गोयनका जी। इसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट थे जो मैंने अभी कल ही डिस्कस किया, मतलब पिछले वाले वीडियो में ही डिस्कस किए हैं सारे के सारे। जैसे एस सोमनाथ जो है वो इसरो के हेड बनाए गए। इटिरिया डेविड जो है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए। अरजित पटेल जो है ये एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में भेजे गए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। विजय पाल शर्मा जो है ये एग्रीकल्चर के ऊपर एक समिति है CACP, कॉस्ट एंड प्राइस डिसाइड करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, उसके हेड बनाए गए। अलका मित्तल जो है ONGC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई। जी अशोक कुमार जो है वो नेशनल क्लीन गंगा मिशन के हेड के रूप में अपॉइंट किए गए। बाकी आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, है ना। ठीक है, हाँ चलिए भाई, ये फिर से वापस से वैसे कुछ अंधेरा वाला कुछ होने वाला है। मुझे लग रहा है जब टेम्परेचर वगैरह चेंज होता है तो ऐसे ही होता है।
थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, वह खत्म ही होने वाला हो गया। भारत में भारतीय सेना ने खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां प्रदर्शित किया है? तो ये इन्होंने जैसलमेर राजस्थान में किया है। बात तो आपको अभी थोड़ा सा दिख रहा होगा, इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत है नहीं, दिख रहा होगा। सर एक और लाइट लगा दीजिए। लाइट से नहीं हो रहा है बेटा, वो कैमरे में होता है, कभी कभी क्या होता है टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, कैमरे का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका लेंस जो है वो थोड़ा सा भाप पकड़ लेता है, तो उसको मुझे साफ करना पड़ेगा। अब उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, 2 मिनट का बचा है, देख लो, काम चला लो, ठीक है। इतना सुनते जाओगे तो भी समझ जाएंगे। भारतीय सेना ने राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया है। ये 225 फीट और 150 फीट चौड़ा है। ये जब सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को, तभी इसको प्रदर्शित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? तो ये जो है, ये आपका स्मारक डाक टिकट जो है वो जारी करने वाले हैं मनसुख मंडाविया। क्यों मनसुख मंडाविया ने क्यों जारी किया? तो पहली वर्षगांठ पे कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट। अच्छा, मनसुख मंडाविया वर्तमान समय में कौन से मिनिस्टर है? इसी का आंसर आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। अगर इसका उत्तर आ गया तो आपको पता चल जाएगा। कोयरे का प्रकोप है, नहीं, थोड़ा ठंड ज्यादा है, उसका प्रकोप है। कोवैक्सीन की सीसी भी छापी गई है। अच्छा, एक व्यक्ति को मैं आपको दिखाता हूं, इनको पहचानते हो? इनका नाम है मनीष कुमार। ये देखो तुम्हारे हर्षवर्धन जी खड़े। मनीष कुमार पहले व्यक्ति हैं जिनको कोविड-19 वैक्सीन मिली थी। उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसको कोविड-19 वैक्सीन मिली है, तो वो है मनीष कुमार। याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, मनीष कुमार, ठीक है। हाँ, मनसुख मंडाविया जो है वर्तमान समय में हेल्थ मिनिस्टर है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा होगी। कालीमंथन का एक पार्ट है, ये बोर्नियो द्वीप पे आपको मिलेगा, ब्रूनोई द्वीप में आपको मिलेगा, इंडोनेशिया में। जकार्ता जो है वो पानी से डूबने वाला है, इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया है, अपना पूरा का पूरा राजधानी जो है वो आपका कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं? नुसंतारा में ट्रांसफर कर रहे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी अभी तक जकार्ता थी, अब नुसंतारा हो जाएगी। और यहां पर मुद्रा चलती है रुपया। जोको विडोडो जो है वो वर्तमान समय में हेड है। 17 जनवरी 2022 को किस प्रसिद्ध कथक नर्तक का अभी हाल ही में निधन हो गया? तो यह है पंडित बिरजू महाराज। कथक किस राज्य का राजकीय नृत्य है? वो आप बता सकते हैं? किस राज्य में किया जाता है कथक? ठीक है, बताइए किस राज्य का है? तो पंडित बिरजू महाराज जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का यहाँ पे नर्तक कर दिएगा। 83 वर्ष की आयु में 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया था। उनका असली नाम ब्रिज मोहन मिश्रा था। उनका असली नाम क्या था? ब्रिज मोहन मिश्रा। लखनऊ के रहने वाले थे, तो आप जान सकते हैं अब यूपी के ही आपका कथक होगा। फिलहाल जल्दी से कर लेते हैं आज के हमारे वन लाइनर। आज के हमारे वन लाइनर में काफी सारी जानकारी थी। अभी आपको इसमें से आधी लेनी है, आधी आपकी कल आएगी, ठीक है। थोड़ी से रह गए, जैसे ये वाले जो आएंगे, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? रॉबर्ट मेट्सोला। तो ये आपका कल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर्स मैंने पूरा इकट्ठा कर रखा है, कहीं पर भी कोई न्यूज छूटेगी नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे इसको प्रॉपरली तरीके से, है ना। अभी अंधेरा भी हो गया, कोहरा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए भाई, टूटी फ्रूटी नाम। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।